जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जिला पार्षद संदीप कौर जी के जेठ जिनकी पालाराम जी जिनकी हत्या कर दी गई और नशा तस्करों द्वारा हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लगातार गांव में आसपास के इलाके में नशे के खिलाफ आवाज उठाते थे, अभियान चलाते थे। आम आदमी पार्टी नशे के खिलाफ लगातार लड़ती है, संघर्ष करती है, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। आज हम अभी उनके भोग से ही वापस आ रहे हैं, अंतिम प्रार्थना से वापस आ रहे हैं। वहां पर बिरादरी के, समाज के, गांव के हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि देखिए किस तरीके का अन्याय और अत्याचार चल रहा है कि एक व्यक्ति की जान चली गई और सिर्फ हत्या नहीं की गई बल्कि निर्मम हत्या की गई। उनके कई अंग काट करके इतने दुर्दांत तरीके से हत्या की गई जो दिखाता है कि पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं बचा है नशा तस्करों में। ऐसी हत्या के बावजूद भी जो नामजद आरोपी है, जिनका परिवार ने पहचान करके, क्योंकि उस वक्त उनका भाई वहीं पर था, चश्मदीद वहीं पर था, उसके बयान के आधार पर जिनकी तस्दीक की गई, उन लोगों को भी पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरपरस्ती में नशे का कारोबार पूरे इलाके के अंदर चल रहा है। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहां आए थे तो उन्होंने खुद अपनी जुबान से ये कहा था कि सिरसा में नशे का कारोबार बहुत फैला हुआ है, नशा बहुत फैला हुआ है। एक मुख्यमंत्री 9 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बावजूद अगर मंच से ये कहता हो कि यहां पर नशा बहुत फैला हुआ है तो वो अपने आप में अपने फेल होने की कहानी बता रहे थे और साथ ही ये भी स्वीकार कर रहे थे कि उनके बस की बात नहीं है नशा तस्करों को काबू में करना। आज उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द जमीन पर सच होता हुआ नजर आ रहा है। जब पुलिस ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है नशा तस्करों के सामने, यहां तक कि परिवार के लोगों को बुला करके पुलिस के बड़े अधिकारी यहां तक कहते हैं कि उसमें जो मुख्य आरोपी जिसका नाम दिया गया है कि इसका नाम आप वापस ले लीजिए, इसका नाम हटा देते हैं इस केस से। इसका मतलब पुलिस के बड़े अधिकारियों की सरपरस्ती में, पॉलिटिकल सरपरस्ती में ये पूरा नशे का कारोबार यहां पर चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से आज भोग पे भी उसके बाद जो चर्चा हुई वहां स्थानीय लोगों के साथ, और हमारा भी ये स्पष्ट मत है, मैं उन सारे अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के लिए आज हम यहां पर पहुंचे। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि नशा तस्कर खुलेआम इस तरीके के अपराध को अंजाम दे देंगे और उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को और उन अधिकारियों को भी जो इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस आरोपी को, जिसके ऊपर मैं आपको नाम पढ़ के बता रहा हूं और उनके ऊपर दर्जनों एफआईआर, बलविंदर सिंह और भुंदड़, ये उसी गांव के, रोडी गांव के रहने वाले हैं। इनके ऊपर दर्जनों एफआईआर है। ये लिस्ट है पूरी इनके ऊपर जो पहले भी एफआईआर दर्ज है। और किस चीज की एफआईआर दर्ज है? आर्म्स एक्ट में इनके ऊपर 4 एफआईआर है। मतलब ये अवैध हथियार रखते हैं, चलाते हैं, उसके पहले से इनके ऊपर आरोप दर्ज है। धोखाधड़ी की इनके खिलाफ एफआईआर है, 302 हत्या की एफआईआर है, 307 हत्या के प्रयास की एफआईआर है। और अब नशे की तस्करी की भी इनके ऊपर एफआईआर है पहले से। ऐसा आरोपी, ऐसा व्यक्ति पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है? सबसे पहला तो ये सवाल है। इतनी एफआईआर होने के बावजूद, इतने सारे इनके खिलाफ शिकायतें होने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को खुले समाज में पुलिस ने छोड़ रखा है। इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इसको जेल नहीं भिजवाया अभी तक। ये अपने आप में बताता है कि इसके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। मेरा सीधा सवाल ये है, या तो पुलिस 48 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे या फिर सार्वजनिक करे कि किस मंत्री या किस बड़े नेता का हाथ इस व्यक्ति के सर पर है। अगर पुलिस के बस की बात नहीं है तो हम सीधे सरकार से टकराने की हिम्मत रखते हैं। हम उस मंत्री का घेराव करके, हम उस मंत्री से सवाल जवाब करके वहां से इसको कराने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन कोई भी नशे के तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने वाले की हत्या हो जाए और वो उसका जो जीवन चला गया वो व्यर्थ चला जाए, ऐसा आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। हम इस संघर्ष को सड़क पर लेकर के उतरेंगे, चाहे हमें डीएसपी ऑफिस का घेराव करना पड़े, चाहे एसपी ऑफिस का, चाहे मंत्री का, या हमें मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाना पड़े।
ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं इन तमाम अफसरों को आज आम जनता की तरफ से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो वर्दी पहने हुए हैं, जो आपने शपथ ली है कानून की, उसको पूरा कीजिए। इनको तुरंत प्रभाव से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना सरकारें तो आती जाती रहती हैं। कहीं आप बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में ये सोचते हो कि हम अपने आकाओं को खुश कर लेंगे, साल भर के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। ये सब उन अफसरों के लिए मैं कह रहा हूँ जो इन नशा तस्करों का साथ दे रहे हैं कि साल भर बाद ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन हम जरूर यहीं पर रहेंगे और हमें ये याद भी रहेगा जो कुछ आप आज कर रहे हैं। आप गिरफ्तार करेंगे तो भी याद रखेंगे और गिरफ्तार नहीं करेंगे तो भी याद रखा जाएगा इस बात। आप इस मर्डर को लेकर किसी पुलिस के अधिकारी से मिले? परिवार के लोग, मैंने आपको बताया अभी, परिवार के लोग पुलिस के अधिकारियों से मिले और जो उनका रवैया है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। मैं आज वो नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि 48 घंटे के बाद जब हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे तो हम उसमें उस नाम को भी उजागर करेंगे, उनके द्वारा किए गए बर्ताव को भी उजागर करेंगे। पुलिस के सीनियर अधिकारी परिवार के सदस्यों को ये कहते हैं कि इसमें जो मुख्य आरोपी, जिसका परिवार के लोगों ने तस्दीक करके बताया कि ये इसमें शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है, उसके नाम को वापस लेने के लिए, उसका नाम हटाने के लिए परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं पुलिस के अधिकारी। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अपनी वर्दी के साथ, कानून के साथ, संविधान के साथ ऐसे अधिकारी दगा करते हैं। इसलिए आज हम खुले तौर पर ये कहने के लिए आए कि ये लड़ाई, अगर आप सोचते हैं कि आवाज दब जाएगी, परिवार चुप बैठ जाएगा, आम आदमी पार्टी चुप बैठ जाएगी, ऐसा होगा नहीं किसी भी हालत में। इन अफसरों को हम 48 घंटे का समय देते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, कोई कानून से बाहर जाके कोई काम करने के लिए नहीं, अपनी ड्यूटी करने के लिए जो इनको 12 दिन पहले कर देनी चाहिए थी, वो ड्यूटी करने के लिए 48 घंटे का इनको समय देते हैं। उसके बाद पार्टी, परिवार और समाज सब मिलकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। क्या मोड रहेगा आपके एजुकेशन का? 48 घंटे के बाद हम उसके बारे में आधिकारिक तौर पे घोषणा करेंगे, परिवार से और समाज से चर्चा करने के बाद। और कोई सवाल किसी बारे में तो आप क्या होगा पार्टी का? राजस्थान में दो चीजें हैं। एक दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, आपके जो सीनियर लीडर हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं। हरियाणा में शराब घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। मैंने बताया कि नशे का कारोबार पूरा ही, वो ड्रग्स से लेकर शराब तक, वो सारा सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट आई जब ये जहरीली शराब पी के लोगों की मौत हो गई यमुनानगर में, उससे पहले पानीपत में, उससे पहले सोनीपत में कई घटनाएं हो चुकी हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन कभी जांच नहीं हुई इस मामले की। अब जब आबकारी विभाग ने, अधिकारियों ने जब जांचने की कोशिश की कि कहां कहां क्या है, तो पता चला 9 लाख बोतलें जो हैं शराब की, वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। वो सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। उनका इस्तेमाल क्या उन बोतलों में नकली शराब भर के बेचने के लिए किया जा रहा है? क्या उसमें मिलावट हो रही है? क्या उसकी तस्करी हो रही है? इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। ये अपने आप में बताता हूं। और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है। सिरसा तो उसमें सबसे ज्यादा मुझे पता लगा कि 22,000 के आसपास जो पेटियां हैं वो उसमें सिरसा जिले की हैं। और ऐसी स्थिति नजर आती है कि बिल्कुल कानून का राज खत्म हो गया हो और गुंडे, मवाली, तस्कर, नशाखोर ये अपनी मनमर्जी कर रहे हो, ऐसी स्थिति राज्य में नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है। अगर शराब घोटाले की कहीं जांच करनी है ईडी और सीबीआई को, तो हरियाणा से बेहतर जगह नहीं हो सकती। इसलिए हम आमंत्रित करते हैं उन एजेंसियों को जो इधर उधर अपना समय खराब कर रहे हैं, जहां सैकड़ों छापे मारने के बाद भी उनको 100 रुपए काला धन भी बरामद नहीं हुआ, उन एजेंसियों को आमंत्रित करते हैं कि हरियाणा आइए। यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं नशे की वजह से, शराब की वजह से, अवैध शराब की वजह से। यहाँ अगर शराब घोटाले की जांच करेंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी आपको पकड़ में आएंगे। आप काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे, आज की मांग, जाहिर सी बात है सरकार भी इससे दरकिनार करेगी। क्या इसकी मांग को लेकर कोई प्रोटेस्ट की भी योजना है? देखिए, निश्चित तौर पे इन मुद्दों को लेकर के हम कंक्लूजन तक लेकर के जाएंगे, लेकिन आज के दिन में जो स्थिति है, आप खुद सोच के देखिए कि जो गृह मंत्री है हरियाणा के, वो मैं सुन रहा हूं उनका बयान कि क्या उनकी नीयत है भ्रष्टाचारियों के प्रति या क्या उनकी नीयत है आरोपियों के प्रति। उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो पिछले 1 साल से मीडिया में ये बता रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए जेल में कमरा तैयार है, भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए जेल में कमरा तैयार है। मुझसे कोई मीडिया के साथी पूछ रहे थे तो मैंने उनको कहा कि विज साहब को जाके ये बताइए कि आपके पास साल भर का समय, या तो उस कमरे का इस्तेमाल कर लीजिए
और जो आरोप आप लगाती थे भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र हुड्डा जी पे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच करके भूपेंद्र हुड्डा जी को जेल भेज लीजिए, या फिर साल भर के बाद ऐसा न हो कि उस आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और उस कमरे का इस्तेमाल भूपेंद्र हुड्डा जी और अनिल विज जी की बातचीत उसी कमरे में गुफ्तगू हो, इन दोनों के लिए हमको करना पड़े। ऐसा समय ना आए, इसलिए अपने कार्य को पूरा कीजिए। साल भर आपके पास है। भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने गलत काम किया है, जो नशे के तस्कर हैं, उनको जेलों में डालें। युवाओं को 75% नौकरी वाला जो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, उसके बारे में देखिए, वो एक बहुत कमजोर कानून बनाया गया था और जानबूझ के ऐसा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा कर रही है और प्लान्ड तरीके से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 30 से ज्यादा परीक्षाएं ली और कहा कि युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन हर परीक्षा का अंत वही हुआ कि वो उस परीक्षा को लीक करवा देते हैं एक सरकारी सरपरस्ती में, और उसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। 30 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हुई, यानी सरकारी नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। प्राइवेट रोजगार में जेजेपी ने ये कहा था कि हम आएंगे तो ऐसा कानून लाएंगे। 2 साल हो गए उस कानून को बने हुए। ये तो अब कोर्ट ने उसको कानूनी रूप से कमजोर पाया और उसको खत्म कर दिया कानून को, और सरकार ने कोई पैरवी भी नहीं की कोर्ट के अंदर, मजबूत पैरवी नहीं की, क्योंकि ये तो जाल था युवाओं को उसमें उलझा के रखना और चुनाव से पहले उसको गिरा देना। आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देंगे। मैं दुष्यंत चौटाला जी को चुनौती देता हूं कि 2 साल इस कानून को बने हुए हो गए, वो स्पष्ट करें, व्हाइट पेपर जारी करें कि कितने युवाओं ने इस कानून के तहत आवेदन किया और क्या उनमें से एक युवा को भी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार इस कानून के तहत मिला है। ये पूरी तरह से टीपलेस कानून था, ये पूरी तरह से नाकाम और पूरी तरह से कमजोर कानून था। इसमें किसी युवा को प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी नहीं मिली और अंत में कोर्ट में वही हुआ जिसकी प्लानिंग सरकार ने पहले से तैयार की थी कि बच्चे सालों तक घूमते रहेंगे और उसके बाद इस कानून को रद्द करा देंगे और कोर्ट में घुमाते रहेंगे, जैसे ये बाकी नौकरियों को कोर्ट में घुमा रहे हैं। आप इस कानून के पक्ष में या खिलाफ हैं? हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और पूरी ताकत के साथ सरकार को उसके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। अगर वो 30 परीक्षाएं हो जाती और उससे हजारों बच्चों की नौकरी लग जाती तो हम उन सरकारी नौकरियों के भी पक्ष में हैं, और अगर 75% आरक्षण के तहत हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिल जाता तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करने की हम आलोचना करते हैं। और सरकार के लिए, अब पंजाब में तो ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 38,000 नौकरियां सरकारी और 30,000 जो लोकल जो लोगों को नौकरी मिली हुई थी, अस्थायी नौकरी मिली हुई थी, उनको पक्का किया। इतनी नौकरियों के बावजूद प्राइवेट सेक्टर में 3 से 3.5 लाख रोजगार पैदा किए। ये पंजाब सरकार ने करके दिखाया, जो आपके बिल्कुल पड़ोस में। हरियाणा सरकार भी चाहती तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन आज हरियाणा में 1,80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी के पद खाली है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमें ऐसी सरकार मिली पिछले 9 साल के अंदर जो ना प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिला पा रही है, न सरकारी सेक्टर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस बीजेपी दूसरी पार्टियां दावा करेंगी सरकार बनाएगी, आप पार्टी क्या दावा करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी भी सीमित संसाधनों में, हम एक छोटी पार्टी है और सीमित संसाधन है, उसमें हम जितनी ताकत से चुनाव लड़ सकते हैं हम सभी राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे नतीजे निकल के आएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अपने पांव फैला रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी राज्यों के अंदर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा, हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी का जो विचारधारा है वो पूरे देश के अंदर लोगों तक पहुंचेगी। अगर हरियाणा में आपकी सरकार बनती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? अगर मगर है नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में बनने जा रही है। ये आज के दिन हरियाणा के लोगों की राय है और आम लोगों में से ही, किसी आम घर से ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि राजनीतिक परिवारों से और जिनका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्रियों से हरियाणा के लोग परेशान हो चुके हैं। इसलिए किसी एक आम घर का व्यक्ति, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री बना, जैसे पंजाब में मुख्यमंत्री बना, ऐसे ही किसी एक आम घर का व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा जो हरियाणा के लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता हो। क्या वो आम आदमी या सीएम चेहरा अनुराग ठांडा हो सकता है? अनुराग ठांडा पॉलिटिक्स में सीएम बनने, मुख्यमंत्री बनने, मंत्री बनने या विधायक बनने नहीं आए। हम लोग आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब टिकट के चक्कर में और पदों के चक्कर में नहीं रहते। हम हरियाणा को बदलने के लिए आए हैं, हरियाणा का भविष्य बदलने के लिए आए हैं, हरियाणा का सुनहरा भविष्य उसके लिए संघर्ष करने के लिए आए हैं। इसलिए पार्टी जो जिम्मेदारी जहां पर भी देगी हम उसको पूरी निष्ठा से निभाएंगे। हम पद और टिकट के लालच में नहीं आते।